गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करते हैं बीकॉम पार्ट सेकंड। बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड मैनेजमेंट। प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण या प्रकृति। पिछले लेक्चर में अपन ने प्रबंध का अर्थ अध्ययन किया था, उसको दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। प्रबंध किसे कहते हैं? अगर आपको प्रबंध का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप आसानी से उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी विशेषताओं या लक्षण के बारे में बता सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ प्रबंध का अर्थ, उसके बाद अपन इन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। प्रबंध एक ऐसी गतिशील वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निर्धारित लक्ष्यों के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करती है। यदि ये अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप इसकी बहुत सारी विशेषताएं आसानी से बता सकते हैं। आइए अब अध्ययन करते हैं अपन क्रमवार विशेषताओं का। सबसे पहले जो विशेषता है वह होती है कि प्रबंध एक संस्था में अति विशिष्ट कार्य माना जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंध एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य माना जाता है। बिना प्रबंध के संगठन सफलता हासिल नहीं कर सकता। चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसमें प्रबंध होना आवश्यक माना जाता है। दूसरी विशेषता अपन अध्ययन कर सकते हैं कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है। प्रबंध मनुष्य के द्वारा किया जाना वाला कार्य माना जाता है और मनुष्यों से कार्य करवाने की एक कला भी प्रबंध माना जाता है। इसलिए प्रबंध को एक मानवीय कार्य माना जाता है। तीसरी विशेषता है यह अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की क्रिया है। प्रबंध मूल रूप से अपने साथ काम करने वाले अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की प्रक्रिया माना जाता है, एक क्रिया या कार्य माना जाता है। जितने भी संगठन में कार्यरत कर्मचारी या श्रमिक होते हैं उन सभी से प्रबंधक कार्य करवाता है और मानवीय व्यवहार उनके साथ करता है। अगली विशेषता है यह उद्देश्यपूर्ण या सौद्देश्य कार्य, पर्पजफुल एक्टिविटी। प्रबंध को पर्पजफुल एक्टिविटी माना जाता है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि बिना लक्ष्य निर्धारित किए प्रबंध किए कार्य संभव नहीं होता है। क्यों? कि प्रबंध के कार्य करने के लिए आपको कुछ निश्चित लक्ष्य लेकर चलना पड़ेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही विभिन्न प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि क्रियाएं संपन्न करना होगा।
उद्देश्य विहीन प्रबंध व्यवस्था संभव नहीं होती है। बिना उद्देश्य के प्रबंध की क्रिया कोई भी संभव नहीं होती है। अपन जैसे अपने दैनिक जीवन में भी लें कि कोई भी क्रिया करते हैं तो अपने को एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, एक उद्देश्य अपने को निर्धारित करना पड़ता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही अपन विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाएं संपन्न करते हैं या पारिवारिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। अगली विशेषता अपन ले सकते हैं, यह वातावरण मूलक कार्य है। एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी बोला जाता है इसको। वातावरण मूलक यानी जैसा एनवायरमेंट है, जैसी संस्कृति है अपने देश में, उसी प्रकार प्रबंध की व्यवस्था संपन्न की जाती है। प्रबंध को अगली विशेषता के रूप में इसे सृजनात्मक कार्य माना गया है। क्रिएटिव एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। सृजनात्मक यानी कुछ करना, यह प्रबंध के लक्षण के रूप में माना जाता है। अगली विशेषता है, यह सार्वभौमिक क्रिया मानी जाती है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल एक्टिविटी इसे कहते हैं। मतलब प्रबंध केवल व्यावसायिक संस्थाओं में ही लागू नहीं होता है। प्रबंध की क्रियाएं केवल व्यावसायिक संस्थाओं में ही संपन्न नहीं की जाती है, बल्कि कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी धार्मिक संस्थान, यानी कहने का मतलब जहाँ पर भी व्यक्ति कार्य करते हैं, मानव कार्य करते हैं, वहाँ पर प्रबंध की क्रिया संपन्न होती है। बिना प्रबंध की प्रक्रिया के ना तो कोई धार्मिक संगठन चलता है, ना कोई सामाजिक संस्था चलती है, ना कोई सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए प्रबंध को एक यूनिवर्सल एक्टिविटी माना जाता है। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है, वो भी डायनेमिक, गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है, जो निरंतर चलते रहती है। ये नहीं है कि आपने एक बार प्रबंध की क्रिया कर ली, उसके बाद आपने आगे कोई कार्य नहीं किया। कहने का मतलब वातावरण परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, उसके अनुसार प्रबंध की ये प्रक्रिया भी गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है। यह एक सतत एवं समन्वित प्रक्रिया मानी जाती है। इसको सामाजिक प्रक्रिया भी कहते हैं, इसको गतिशील प्रक्रिया भी कहते हैं, इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अगली विशेषता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का कार्य। प्रबंध की ये कार्य है वह श्रेष्ठ व्यक्तियों का कार्य माना जाता है। अगली विशेषता है, यह सभी स्तरों पर व्याप्त प्रक्रिया है। सभी स्तर प्रबंध के आप लोग अगर जानते होंगे तो 3 लेवल माने जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। प्रबंध के स्तर 3 माने जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। तो ये आवश्यक नहीं है कि प्रबंध की ये कार्य केवल टॉप मैनेजमेंट स्तर पर ही चलता है। टॉप मैनेजमेंट एक संस्था में नीतियों का निर्धारण करता है, पॉलिसी डिटर्मिनेशन का कार्य करता है, वो भी समय या परिस्थिति के अनुसार वो नीतियाँ परिवर्तित होती रहती है और उनको लागू करता है। मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट उनको लागू करने में सहयोग करता है। कहने का मतलब प्रबंध की ये प्रक्रिया है वह प्रबंध के तीनों स्तरों पर लागू होती है, तीनों स्तरों पर की जाती है, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट हो, चाहे। अगली विशेषता है, प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। इसका डिटेल से अध्ययन अपन बाद में करेंगे, एक अलग टॉपिक के रूप में है ये कि प्रबंध को कला भी माना जाता है और विज्ञान भी माना जाता है। इसको डिटेल से अध्ययन अपन आगे करेंगे। शॉर्ट में यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि प्रबंध को कला क्यों माना जाता है। कि प्रबंध के अंतर्गत व्यवस्थित प्रक्रियाएं जो अन्य व्यक्तियों से कार्य
करवाने की मानी जाती है, इसलिए इसे एक कला माना जाता है। विज्ञान क्यों माना जाता है कि जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनकी तरह प्रबंध में भी कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रबंध की प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि प्रबंध शास्त्री हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। वो 14 सिद्धांत आज भी एज इट इज अपने प्रबंध की क्रियाओं में लागू होते हैं। परंपरागत प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल ने जिन 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, वो सिद्धांत आज भी अपने देश में लागू होते हैं, पूरे विश्व में प्रबंध की क्रियाओं में लागू होते हैं। ये बात अलग है कि प्रत्येक देश का सांस्कृतिक वातावरण अलग है, आर्थिक वातावरण अलग है। उन वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन होता है। ये नहीं है कि फिजिक्स एवं केमिस्ट्री की तरह एक फॉर्मूला इंडिया में भी उसी रूप में लागू होगा और बाहर विदेशों में भी उसी रूप में लागू होगा। यह प्रबंध के सिद्धांतों में ये बात लागू नहीं होती। देश का काल, वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार इन सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन होता है। अगली विशेषता है, यह है नेतृत्व है। प्रबंध को लीडरशिप का रूप माना जाता है कि जितना अच्छा लीडरशिप आप देंगे उतने ही अच्छे प्रबंधक कहलाएंगे। हालांकि लीडरशिप का चैप्टर अपन आगे अध्ययन करेंगे, उसके बारे में अपन लीडरशिप के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह इसे एक सामान्य सिद्धांत के रूप में भी माना जाता है, इसे एक अदृश्य शक्ति के रूप में भी माना जाता है। यह बहुविषयक माना जाता है। प्रबंध को बहुविषयक मतलब एक प्रबंध का कार्य करने वाला प्रबंधक को केवल मैनेजमेंट की ही जानकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, उसको सांख्यिकी की भी जानकारी होनी चाहिए, समाजशास्त्र की भी उसको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए प्रबंध को बहुविषयक माना जाता है। प्रबंध एक पेशा है, प्रोफेशन। आज के युग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है ये विशेषता कि प्रबंधक प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से उन कोर्सेज को पूरा करके विभिन्न संगठनों में प्रबंध की क्रियाएं करते हैं। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलते हैं प्रबंध के संबंध में। वो कोर्सेज पास करके और प्रबंधक का कार्य विभिन्न संगठनों में व्यक्ति करते हैं। इसलिए प्रबंध को एक पेशा भी माना जाता है और वो अपनी सेवाएं पार्ट टाइम या फुल टाइम, कुछ व्यक्ति अपनी सेवाएं पार्ट टाइम अलग अलग संस्थाओं में देते हैं, कुछ व्यक्ति फुल टाइम अलग अपनी एक संस्था में देते हैं। स्वामित्व एवं प्रबंध। पुराने समय में ये माना जाता था कि जो व्यक्ति स्वामी होता है वह ही प्रबंधक का कार्य करता है, लेकिन आधुनिक युग में प्रबंध एक पेशा बन गया है। इसलिए स्वामी अलग होते हैं और प्रबंधक अलग होते हैं, जो प्रबंध की क्रियाएं संपन्न करते हैं। आज ये प्रबंध की विशेषताएं अध्ययन अपन ने कर ली। इसको प्रबंध की प्रकृति कह दो, प्रबंध की विशेषताएं कह दो या प्रबंध के लक्षण कह दो। इसके बाद में कल अपन और आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।